हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी पाठ्यक्रम के आधारों की। ये जो पाठ्यक्रम का आधार है ये और पाठ्यक्रम के अप्रोच और पाठ्यक्रम के प्रकार, ये तीनों एक दूसरे से गहरे रूप से संबंधित हैं। जो पाठ्यक्रम का आधार है, इसी के आधार पर दृष्टिकोण का निर्माण होता है, अप्रोचेस का निर्माण होता है और तब फिर उसके आधार पर विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इसीलिए अगर पाठ्यक्रम के अप्रोच हम समझते हैं तो उससे रिलेटेड जो आधार है या फिर पाठ्यक्रम के प्रकार है उसके विषय में भी जानना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी पाठ्यक्रम के आधारों की। इससे पहले अगर आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर उसके वीडियो चाहते हैं जो नोट्स से रिलेटेड हो, और तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पाठ्यक्रम के आधार या बेस ऑफ करिकुलम। सबसे पहले प्रस्तावना। तो जैसा कि शिक्षा के विषय में कहा गया है कि शिक्षा मानव विकास की आधारशिला है। शिक्षा ही मनुष्य को सामाजिक बनाने का कार्य करती है, उसका सामाजिकरण करती है। एक और शिक्षा जहाँ व्यक्ति एवं समाज के समस्त ढांचे में परिवर्तन एवं परिमार्जन लाने का कार्य करती है, वहीं कुछ घटनाएं एवं तथ्य से शिक्षा स्वयं भी प्रभावित होती रहती है। शिक्षा यह परिवर्तन अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से करती है। पाठ्यक्रम शैक्षिक प्रक्रिया का एक अंग भी है तथा एक सामाजिक तथ्य भी है। पाठ्यक्रम समय समय पर अपने तत्कालीन समाज की दशा एवं परिवर्तनों से प्रभावित होता रहता है। पाठ्यक्रम निर्माण एवं विकास की प्रक्रिया अनेक तथ्यों एवं सिद्धांतों पर निर्भर करती है। अध्ययन की सुविधा के आधार पर हम पाठ्यक्रम के प्रमुख आधारों को कुछ निम्नलिखित वर्गों में बांटकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये जो पाठ्यक्रम के कुछ प्रमुख आधार हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है दार्शनिक आधार, 2 मनोवैज्ञानिक आधार, 3 ऐतिहासिक आधार, 4 सामाजिक आधार, 5 सांस्कृतिक आधार, 6 है वैज्ञानिक आधार, 7 है राजनैतिक आधार और 8 है आर्थिक आधार। इसमें हम चाहे तो सांस्कृतिक और धार्मिक आधारों को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो पाठ्यक्रम होता है वो समाज के लोगों के लिए है। तो सामाजिक जीवन से संबंधित जितने भी पहलू होते हैं, जितने भी पक्ष होते हैं, वो कहीं ना कहीं शिक्षा के पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं और शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्माण के लिए एक बेस का कार्य करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दार्शनिक आधार। पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है और शिक्षा के उद्देश्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि समाज में कौन सा दर्शन प्रचलित है, अर्थात समाज के लोगों का दृष्टिकोण क्या है, उनका जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है। उसी के आधार पर शिक्षा का स्वरूप और उससे संबंधित पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। तो यदि पाठ्यक्रम का निर्माण समाज में प्रचलित दर्शन को ध्यान में रखकर किया जाए तो शिक्षा के उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। पाठ्यक्रम को निर्धारित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण विभिन्न दार्शनिक विचार इस प्रकार से हैं: आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद। सबसे पहले हम देखेंगे आदर्शवादी दर्शन। यह विचारधारा भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक संसार को अधिक महत्व देती है और आदर्शवाद के अनुसार मानव के अनुभव, विचारों, आदर्शों व मूल्यों का अत्यधिक महत्व होता है। इसलिए शिक्षा के पाठ्यक्रम में मानव जाति के अनुभव, आदर्शों, मूल्यों, विचारों का अधिक से अधिक समावेश होना चाहिए। आदर्शवाद के अनुसार शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक व सांस्कृतिक विकास के लिए अन्य विषयों के साथ साथ धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, भाषा, साहित्य जैसे पाठ्यक्रम भी सम्मिलित होने चाहिए। हमारा जो प्राचीन वैदिक कालीन समाज था वो आदर्शवादी समाज था, इसलिए उस समय की शिक्षा व्यवस्था में धर्म, अध्यात्म, जप, तप इत्यादि को अधिक महत्व दिया जाता था। आदर्शवाद के अनुसार मोक्ष प्राप्ति को ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। तो उसी के अनुसार पाठ्यक्रम में विषय एवं क्रियाएं सम्मिलित करने की बात कही जाती है इस विचारधारा के समर्थक जो हैं उनके द्वारा।
नेक्स्ट है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद के प्रवर्तक रूसो थे। प्रकृतिवाद बालक के व्यक्तित्व के विकास पर बल देता है और वह प्रकृति पर ही विश्वास करता है। उसके अनुसार प्रकृति के दो रूप हैं, एक आंतरिक प्रवृत्ति जो मनुष्य के प्रकृति से संबंधित है और एक बाह्य प्रकृति। इस विचारधारा के अनुसार शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। इसलिए ये पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं का समावेश चाहते हैं जिसके द्वारा बालक के स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास हो सके, वे स्वयं करके सीखें। इसलिए इनके अनुसार पाठ्यक्रम में खेलकूद, व्यायाम, तैरना, प्रकृति विज्ञान को स्थान मिलना चाहिए। प्रकृतिवादी शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान बालक का ही है। इसमें शिक्षक, स्कूल, पुस्तक तथा अध्ययन की जो वस्तु है इसका स्थान गौण है। प्रकृतिवादी शिक्षा में इंद्रिय प्रशिक्षण को अनिवार्य माना जाता है और सबसे अधिक बल इंद्रिय प्रशिक्षण पर ही दिया जाता है, क्योंकि इनका मानना है कि बालक जो करके सीखता है वो ज्ञान स्थायी रहता है। इसके बाद है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद अंग्रेजी भाषा के प्रैग्मेटिज्म का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के प्रेग्मा शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है व्यावहारिकता या उपयोगिता। प्रयोजनवाद बालक को शिक्षा का केंद्र मानता है। यह विचारधारा उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देती है। प्रयोजनवाद ऐसे पाठ्यक्रम के पक्ष में है जो विद्यार्थी के व्यक्तित्व से संबंधित सभी पक्षों का विकास करे, उसमें मूल्य का निर्माण हो, सामाजिक कुशलता की प्राप्ति हो, समायोजन क्षमता का विकास हो तथा वह समस्या समाधान के योग्य बन सके। ये शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में मानते हैं तथा बालक को समाज के अनुकूल उसके व्यक्तित्व का विकास करने के पक्ष में है और वो इस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं जो बालक के सामाजिक जीवन के लिए उपयोगी हो। ये कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं बताते, ये कहते हैं कि समय एवं परिस्थिति के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव होते रहता है। इसलिए पाठ्यक्रम में बदलाव होना चाहिए जैसा समाज की आवश्यकता हो, जैसे समाज की परिस्थिति हो। और अब है यथार्थवाद। यथार्थवाद का तात्पर्य उस विचारधारा से है जो उस वस्तु या भौतिक जगत को सत्य मानती है जिसे हम ज्ञान द्वारा अनुभव करते हैं। यथार्थ अर्थात रियल, जो चीज़ रियल है उसी पे विश्वास करते हैं। यथार्थवादी विचारक व्यक्ति के वर्तमान व्यवहारिक जीवन को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। वे स्वर्ग एवं मोक्ष जैसी काल्पनिक वस्तु की अपेक्षा व्यवहारिक जीवन को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य को उन आदर्शों, मूल्यों तथा नियमों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए जिसका कि वर्तमान व्यवहारिक जीवन से कोई संबंध ना हो। इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को उसके व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना है, साथ ही मानव समाज को पूर्ण ज्ञान प्रदान करना है ताकि वह समाज का विकास कर सके। इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है और इसी के आधार पर पाठ्यक्रम के विषय निर्धारित किए जाने चाहिए। इन्होंने मातृभाषा, प्रकृति विज्ञान तथा व्यावसायिक विषयों को प्रमुखता दी है। तो इस तरह से जो भी दार्शनिक विचारधाराएं हैं ये सभी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं और उसे एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करना चाहते हैं जिससे कि वो उसका जीवन सुखी बन सके और उसी के अनुसार पाठ्यक्रम में विषयों को शामिल करने की अनुशंसा करते हैं। इन्हीं दर्शनों को आधार बनाकर समाज में जो भी दर्शन प्रचलित होता है, समाज के लोगों का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण होता है उसके आधार पर विभिन्न विषयों और उससे संबंधित क्रियाकलापों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। अब है मनोवैज्ञानिक आधार। तो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि शिक्षा में मनोविज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। अध्यापक को भी कदम कदम पर मनोविज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है और यही आवश्यकता पाठ्यक्रम को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। मनोवैज्ञानिक आधार के अनुसार बालक को केंद्र मानकर पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है और इसी आधार के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण बालक की रुचि, उसके रुझानों, योग्यताओं, क्षमताओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। शिक्षा में मनोविज्ञान के समावेश के परिणाम स्वरूप ही अब बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाने लगा है। बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है एवं उसी के अनुसार बालकों को शिक्षित करने का प्रयास भी किया जाता है।
नेक्स्ट है नंबर 3, ऐतिहासिक आधार। इतिहास के अध्ययन से हमें समस्त प्राचीन मानव के रीति रिवाजों, परंपराओं, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, शैक्षिक संस्थाओं और जो उस समय के आविष्कार थे उसके विषय में ज्ञान होता है। इतिहास के द्वारा यह पता चलता है कि पूर्व में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, तत्कालीन समाज के लिए ये कहाँ तक उपयोगी है। यह भी ज्ञात होता है कि पूर्वकालीन समाज में क्या शैक्षिक समस्याएं थीं, उनके निवारण के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए तथा उन प्रयत्नों को कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई। तो पूर्वकालीन पाठ्यक्रम में जो दोष एवं कमियां थी उन्हें इतिहास के अध्ययन द्वारा वर्तमान में दोहराने से बचने का प्रयास किया जाता है। इतिहास की सूचनाओं से ही पाठ्यक्रम की समस्याओं के निवारण एवं पाठ्यक्रम संबंधी योजनाओं के निर्धारण के लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। इतिहास का अध्ययन शिक्षा शास्त्र के लिए आधार तथा पृष्ठभूमि तैयार करता है। नेक्स्ट नंबर 4, सामाजिक आधार। मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है। उसका जन्म, उसका विकास समाज में ही होता है। समाज में रहते हुए मनुष्य अनेकों कर्तव्यों का पालन करता है, जिसमें शिक्षा मनुष्य का पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। व्यक्ति समाज में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करता है, उसका सामाजिकरण होता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि शिक्षा एवं सामाजिक जीवन की धारणा में गहरा संबंध है। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, क्रियाएं, विद्यालय का स्वरूप, शिक्षण विधियां सभी समाज से प्रभावित होती हैं। इसलिए समाज के स्वरूप, आवश्यकताओं, परिस्थितियों, दर्शन इत्यादि को आधार बनाकर ही शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। जैसे जो प्राचीन कालीन समाज था वो आदर्शवादी समाज था, तो उस समय के समाज को आधार बनाकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया। आज के समाज में विज्ञान, तकनीकी, भौतिकता का ज़्यादा महत्व है, तो उसको ही आधार बनाकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक आधार। संस्कृति का तात्पर्य है संस्कार, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं इत्यादि शामिल हैं। समाज की जैसी संस्कृति होती है उसी के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। शिक्षा के माध्यम से समाज की संस्कृति का विकास किया जाता है, उसका संरक्षण किया जाता है, उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित भी किया जाता है। जहाँ की संस्कृति जैसी होती है उसी के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था होती है। अर्थात जब मान लीजिए यदि संस्कृति धर्म एवं आध्यात्मिकता से प्रेरित है तो वहाँ की शिक्षा शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति पर बल देगी। यदि समाज की संस्कृति का स्वरूप भौतिक होता है तो शिक्षा द्वारा भौतिक उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से संस्कृति द्वारा भी शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, विद्यालय एवं अनुशासन के स्वरूप का निर्धारण होता है। नेक्स्ट नंबर 6, वैज्ञानिक आधार। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। अभी विज्ञान एवं तकनीकी को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। विज्ञान ने मनुष्य के जीवन के हर एक पक्ष को प्रभावित किया है, तो शिक्षा भी इसे अछूता नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान के बढ़ते प्रभाव एवं महत्व के कारण ही शिक्षा शास्त्रियों ने पाठ्यक्रम में विज्ञान एवं तकनीकी विषयों के समावेश पर बल दिया है, जिससे बालक, समाज व पूरे देश का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बन सके। इस विचार के प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेंसर हैं। उन्होंने माना कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पूर्ण जीवन की तैयारी है और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को सम्मिलित किए जाने पर बल दिया, क्योंकि विज्ञान ही बालकों में चिंतन की प्रकृति, तर्कशीलता, सही गलत की समझ, उचित निर्णय लेने की समझ इत्यादि विकसित करती है। और विज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से समाधान कर सकते हैं। विज्ञान शिक्षा जगत के सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए भी आधार प्रस्तुत करती है। तो इस तरह से विज्ञान भी शिक्षा का या शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है। नेक्स्ट है राजनैतिक आधार। तो किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था भी वहाँ के शिक्षा एवं उसके पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। देश में शासन के स्वरूप के आधार पर पाठ्यक्रम में विषय एवं क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि हमारा जो देश है भारत, यहाँ की शासन व्यवस्था का स्वरूप लोकतांत्रिक है।
जिससे यहाँ के जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, इसका उद्देश्य लोगों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना होता है। इसके लिए पाठ्यक्रम में महापुरुषों की जीवनी, उनके आदर्शों, स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों, लोकतांत्रिक मूल्यों, नेतृत्व के गुणों का विकास करने से संबंधित विषय एवं क्रियाकलाप भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट है आर्थिक आधार। देश की अर्थव्यवस्था से भी शिक्षा एवं शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रभावित होता है। उसको आधार बनाकर भी शिक्षा के पाठ्यक्रम में विषय एवं क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। जैसे भारत देश एक विकासशील देश है, इसे विकसित देशों के समकक्ष लाने के लिए उद्योग एवं तकनीकी पर आधारित शिक्षा और उससे संबंधित पाठ्यक्रम की मांग वर्तमान में बढ़ती जा रही है। कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि से संबंधित कई विद्यालय महाविद्यालय स्थापित करके कृषि से संबंधित नई तकनीकों आविष्कारों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है, जिससे कि कृषि को उन्नत बनाया जा सके। विद्यालय स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का प्रमुख अंग बनाया जा रहा है। लोगों की आर्थिक कुशलता में वृद्धि करके उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे व्यक्ति के साथ साथ देश भी उन्नति करे व विकसित हो। अभी हमारी वर्तमान शिक्षा नीति में 6 क्लास से ही व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है, अर्थात छात्रों को 6 क्लास से ही व्यावसायिक रूप से कुशल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसका आधार कहीं ना कहीं आर्थिक आधार ही है। इसी प्रकार धार्मिक आधार को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा उससे भी प्रभावित होती है। कई विभिन्न धर्मावलंबियों द्वारा, धार्मिक संगठनों द्वारा शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की जाती है और वे वहां अपने धर्म की मूल बातों की शिक्षा देते हैं और उससे संबंधित पाठ्यक्रम शामिल किए जाते हैं। शिक्षा में उससे संबंधित शिक्षाएं दी जाती है, उसके जो मूल तत्व हैं उन्हें सिखाया जाता है। तो जो धर्म है वो भी शिक्षा को बेस प्रदान करता है, शिक्षा के पाठ्यक्रम का आधार होता है। तो इस तरह से ये थे शिक्षा के प्रमुख आधार, और ये आधार समाज के विभिन्न पहलुओं से ही संबंधित हैं। इन्हीं आधारों के बेस पे जो शिक्षा से संबंधित दृष्टिकोण है उनका निर्माण होता है और उसके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। तो ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पाठ्यक्रम के प्रकार की चर्चा करेंगे।